गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं में पाठ नंबर 9 उसके 2 भाग दिए गए थे। एक इसका दूसरा भाग है गजल, वो हम आज कर रहे हैं, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। यानी इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको 1 से 7 जो पद्यांश थे, यानी 1 से 7 जो शेर थे, उनका अनुवाद या सरलार्थ कहो या व्याख्या, वो मैंने आपको समझा दी है और साथ में ही उसके प्रश्न उत्तर भी समझा दिए हैं। तो अब हम इसमें 3 पद्यांश और बचे हैं, 8, 9, 10। तो मैं 8वें पद्यांश की व्याख्या आपको समझाऊंगी और साथ में इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी समझाऊंगी। तो 8वां पद्यांश है, आबो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ठीक है। अब इसका कवि इसमें कहता है कि तुम मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक मत देखो। ठीक है। तुम मेरे काव्य के सुंदर भाव पक्ष को देखकर ही उसका मूल्यांकन करो, यानी तब देखो भी ये शेर जो है इतने सुंदर कैसे बने हैं। तुम उसमें ये देखो, ऐसे नहीं कि ये मैंने शेर लिखे हैं, लिखने में ये सुंदर दिख रहे नहीं, उसके अंदर मेरे जो है भाव प्रकट किए हैं मैंने, उन भावों को देख करके तुम उसका मूल्यांकन करो कि ये अच्छे हैं और या नहीं है। तुम जो है बड़े समझदार जो है समालोचक हो और तुम्हें जो है मेरे मन के भावों को समझना ही पड़ेगा। अब यदि मेरे मन के जो भाव है उसमें मेरे मन की पीड़ा और टीस को मैंने व्यक्त किया है और मैंने अपने आंखों से आंसुओं के रूप में जो मोती बरसाए हैं, उन्हीं के कारण जो मेरे शेर हैं वो बड़े सुंदर बने हैं। यानी उसमें मैंने अपने मन के दुख का भी वर्णन किया है, अपनी टीस का भी वर्णन किया, मैं कैसे परेशान रहता हूँ अपनी प्रेयसी के वियोग के कारण। तो उन सब बातों को देखकर ही तुम जो है ये समझो और सोचो कि मेरे शेर कैसे सुंदर हैं। अब इसका प्रश्न है, शायर ने किस बात पर ध्यान देने के लिए कहा है? तो शायर ने कहा है कि तुम ऊपरी चमक दमक देख करके मेरे शेरों का मूल्यांकन मत करो, बल्कि मेरे भावों को समझ करके मेरे शेरों का मूल्यांकन करो कि ये अच्छे हैं। ठीक है। तुम भी आंखें रखो हो का प्रतीकार्थ क्या है? अब कवि ने कहा है कि तुम्हारी भी आंखें हैं, तुम भी जो है अच्छी तरह से देख सकते हो और मन से सोच समझ सकते हो और तब मेरे शेरों का तुम मूल्यांकन करो। अब आंखें रखने का मतलब क्या है? कविता को अच्छी तरह से समझना, यानी कवि के शेरों को अच्छी तरह से समझना। तीसरा प्रश्न आता है, जगमग बैंतों की दमक किसे कहा गया है? यानी उसके मन के भावों के आकर्षक को जगमग बैंतों की दमक कहा गया है। कवि के मन के जो भाव प्रकट किए हैं उसमें कितना आकर्षण है, लोग उसकी कविता के प्रति कितना आकर्षित होते हैं, इस भाव को जो है उसको बैंतों की दमक कहा गया है। यानी इसे बहुत कठिनाई से कवि जो है अपने मन के भाव अपनी कविताओं में प्रकट कर पाते हैं। चौथा है, मोती रोले हैं में क्या भाव निहित है? अब मोती रोले हैं यानी कवि इसमें कह रहा है कि उसके शेरों में उसने अपने दुख को व्यंजित किया है। ठीक है। मन के भावों को उसने व्यंजित किया है और इसके लिए उसने अपनी आंखों से मोती रूपी आंसू भी बहाए हैं। अपने दुख को प्रकट करने के लिए उसने आंसू भी बहाए हैं, यानी बहुत अधिक दुखी हुआ है, इसी से उसकी कविता में सौंदर्य आया है, यानी कविता सुंदर बनी है। अब अगला है 9वां, ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में के रिंदों को, रात गए गंदू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। ऐसे में तू याद आए है। अब कवि क्या कहते हैं? अंजुमन मय में रिंदों को, इसमें पहली दूसरी पंक्ति का पहले लेना, रात गए गंदू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। तो इसमें पंक्तियां कई बार ऐसे आती हैं शेर में कि हमें पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ लेना पड़ता है, तब वो जो अर्थ सही बनता है। तो रात गए गंदू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं।
रात होने पर आकाश में जो फरिश्ते हैं वो संसार के पापों का अध्याय खोल करके देखते हैं। ऐसा ही माना जाता है ना कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो रात होने पर आकाश में जो फरिश्ते हैं वो पापों के अध्याय खोलकर देखते हैं। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमन में रिंदों को। लेकिन वो क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि ऐसे समय में मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है, तेरी याद सताने लगती है और शराब की महफिल में शराब पीकर के मैं उस याद को भुलाना चाहता हूँ। तो ऐसे भुलाते हैं कवि भी, दोनों काम हो रहे हैं। ऊपर फरिश्ते जो हैं वो पापों का अध्याय खोल के बैठे हैं और नीचे कवि जो है अपने गम को भुलाने के लिए शराब खाने में बैठ करके शराब पी रहा है, यानी ये भी एक पाप है जो कवि कर रहा है। अब इसका प्रश्न आ जाता है, कवि को कौन याद आता है? कौन याद आता है? कवि को अपनी प्रेयसी याद आती है। दूसरा है अंजुमने मय में रिंदों को क्या आशय है, यानी लोग अपने गम को भुलाने के लिए शराब खाने में बैठ करके शराब पीते हैं और फिर भी जो है अपनी प्रेयसी की याद कवि को आ रही है। अब कवि जो है शराब खाने में बैठकर शराब पी रहे हैं, अपना गम को भुलाना चाहते हैं, लेकिन तब भी नहीं भूल पा रहे हैं, उन्हें अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। अब तीसरा प्रश्न, रात में कौन कौन से दो काम चल रहे हैं? कौन से दो काम चल रहे हैं? आकाश में फरिश्ते हमारे गुनाहों की किताब लेकर के बैठे हैं, भी हमने क्या क्या गलत काम किए हैं वो खोल के बैठे हैं, वो देख रहे हैं। और नीचे जो है शराब खाने में शराब की पार्टी चल रही है, वहाँ लोग अपने गमों को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, यानी ये पाप फिर भी कर रहे हैं। तो ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। अब चौथा है, कवि अपनी प्रिया के वियोग के गम को कैसे भुला रहा है? अब बार बार एक ही बात आ रही है ना हर प्रश्न में, कैसे भुला रहा है? कवि शराब पी करके, शराब खाने में बैठकर शराब पी करके अपनी प्रेयसी का जो दूर रहने का जो गम है उसे भुलाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका एक अंतिम पद्यांश, अंतिम शेर है 10वें नंबर पे, जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, वो आपको मैं बुक में से पढ़ के ही समझाती हूँ। सदके फिराक एजाजे सुखन को कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। मीर भी बहुत बड़े जो हैं गजल गाते थे, बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। तो उनके वो कह रहे हैं कि मेरी गजलों पे भी मीर का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब शायर जो है ना फिराक, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी शायरी करता हूँ, बहुत अच्छी शायरी लिखता हूँ। वो अपनी शायरी पर बलिहारी हैं, यानी बहुत खुश हैं और अपनी इतनी अच्छी शायरी को देख करके भी उन्हें बड़ा आश्चर्य भी होता है। तब वे सोचते हैं अपने मन में कि मैंने ऐसी गज़लें लिखने का जो है वो लिखता हूँ, मैं जितनी अच्छी गज़लें लिख रहा हूँ वो मैंने हुनर कहाँ से प्राप्त किया है, मुझे कैसे मिल गया है। अब फिर वो ये मानते हैं कि मेरी जो गज़लें हैं मीर की गज़लों की बराबरी कर रही हैं। अब मीर बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं वो, तो वो भी अपनी तुलना उससे कर रहे हैं कि मेरी गज़लें मीर की गज़लों की बराबरी कर रही हैं, यानी मेरी गज़लों पर मीर की गज़लों का बहुत प्रभाव पड़ा है। अब इसके भी प्रश्न हैं, शायर फिराक किस बात पर सदके जाता है, यानी अपनी शायरी पर सदके जाता है कि मैं कितनी अच्छी शायरी कर लेता हूँ, मैंने कितनी अच्छी गज़लें लिखी हैं। दूसरा प्रश्न, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इसका आशय क्या है? कवि जानता है कि सुंदर गज़लें कहने की ये जो कला है उसने कहाँ से सीखी है, तो वो जानना चाहता है, जानता भी है, उसे पता भी है कैसे उड़ा ली आज, कहाँ से सीखी उन्होंने ये गज़लें, किससे सीखी थी, यानी मीर की गज़लों से। मीर की शायरी को सुन सुन करके उन्होंने भी गज़लें लिखी और अपनी शायरी को सुंदर बनाया। शायर अपनी गज़लों की तुलना किससे कर रहा है? शायर अपने गज़लों की तुलना उर्दू के मशहूर शायर मीर से कर रहा है। इसका चौथा प्रश्न आता है, मीर के प्रभाव
प्रभाव से उसकी गजलें कैसी बन पड़ी हैं। मतलब मीर के प्रभाव से उसकी गजलें बहुत ही सुंदर बन गई हैं। उसने अपने मन के भावों को बहुत सुंदर तरीके से अच्छी तरह से प्रकट किया है और लोगों से भी ये कहा है कि उसके मन के भावों को ही समझ करके वो उसके गज़लों की प्रशंसा करें, सिर्फ ऊपर से देख करके ही नहीं। तो बच्चों आपको ये पूरा लेसन जो है मैंने समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है इसी तरीके से आते हैं पेपर में, एक पद्यांश दे दिया जाता है, फिर उसके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, इस तरह से आता है। और कुछ प्रश्न जो है पाठ के पीछे दिए जाते हैं, वो भी जो है आपको याद करें। वो आपको ये गज़ल जब समझ में आ जाएगा ना, इसका हिंदी में अनुवाद समझ में आ रहा है, इसका सरलार्थ समझ में आ रहा है, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ही दे सकते हैं। थैंक यू।